अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आपको मैं जो स्टोरी आज बताने जा रहा हूँ ना, वो बेसिकली उसमें बहुत हक़ाइक़ है जिनको मैं आपको नहीं बता रहा अभी, आप ये समझें। आई एम विद होल्डिंग दैम। और अगर आप में से किसी को शक हो तो आप प्लीज़ गूगल करें खुद और रिलेटेड वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ खुद ही मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि जिन लोगों को हम इतना बड़ा बड़ा समझते हैं बेसिकली अंदर से छोटे लोग होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, इसका असली नाम जो था वो तो इंदिरा प्रसाद दर्शन नेहरू था। भारतीय सियासतदान पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और इलाहाबाद में पैदा हुई थी। स्विट्ज़रलैंड, समरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड और बाद में विश्व भारती शांति निकेतन में तालीम हासिल की। 11 बरस की उम्र में सियासत में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। 13 माह के लिए जेल भी काटी और 1942 में एक पारसी नौजवान फिरोज़ खान से अपनी पसंद की शादी की। अब फिरोज़ खान जो है वो इंदिरा की मोहब्बत और नेहरू के दबाव में आकर उसने अपना नाम फिरोज़ गांधी रख लिया। तो अब आप इसको किसी पाकिस्तानी सियासतदान से ना मिलाएं कि वो उसने भी अपना नाम बदल लिया किसी फ़ायदे के लिए, पर इसने फिरोज़ ने बदल लिया। लेकिन इंदिरा की मोहब्बत कभी भी फिरोज़ गांधी तक महदूद नहीं थी और इंदिरा की ज़िंदगी में बहुत मर्द आए और गए। लेकिन पहले कि मैं आपको बताऊं उनके नाम या डिटेल्स, आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन प्रेस करना है। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। इंदिरा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू की तरह सेकुलर सोच की हामिल और बहुत ही रंगीन मिजाज औरत थी। इंदिरा का पहला अफेयर जो था, जो नोन पहला अफेयर था, वो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खुद से 40 साल बड़े अपने जर्मन टीचर और दूसरे अपने बाप नेहरू जी के सेक्रेटरी M.O. मिठाई से हुआ। इसके अलावा अपनी योगा टीचर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी और फिर भारतीय वज़ीर ख़ारजा दिनेश सिंह के साथ भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। लेकिन 2 मुसलमान फिरोज़ खान और यूनुस खान से लव अफेयर और मुबैना जिनसी ताल्लुकात उसके अलावा थे। इंदिरा ने 2 कौमी नज़रिए की मरते दम तक मुखालफत की, लेकिन हुस्न परस्ती में कोई ऐसा तफरीक नहीं था। मुसलमान खूबरू नौजवान फिरोज़ खान से इंदिरा का लव अफेयर सामने आने पर उस वक्त के महाराष्ट्र के वज़ीर आला श्री प्रकाश ने जवाहरलाल नेहरू को उसकी लाडली बेटी और इंदिरा की दास्तान इश्क के बारे में खबरदार किया। लेकिन नेहरू अपनी शदीद सियासी मसरूफियात की वजह से बेटी के लिए वक्त ना निकाल सका और ख़ुद नेहरू उस वक्त एडवीना के इश्क में इतना गिरफ्तार था कि वो अपने घर को ही नहीं देख सका। हत्ता कि फिरोज़ खान के इश्क के जुनून में इंदिरा गांधी ने या इंदिरा ने आज़ादी हिंद से पहले इस्लाम कबूल करने के बाद लंदन की एक मस्जिद में शादी कर ली। इस्लाम कबूल करने के बाद इंदिरा ने अपना इस्लामी नाम मेमुना बेगम रखा था और इब्तदा से ही सेकुलर ज़हन रखने वाली नेहरू को इंदिरा की किसी मुसलमान से शादी करने में तो एतराज़ नहीं था, मगर वो इसलिए ज़रूर परेशान था कि इंदिरा के मुसलमान होने के बाद इसका वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। लिहाजा यार और मक्कार ज़हन नेहरू ने अपने दामाद फिरोज़ खान को किसी तरह मजबूर किया कि बेशक वो मुसलमान रहे लेकिन सिर्फ अपने नाम से हटाकर गांधी बतौर लक़ब लगा ले। यूँ इंदिरा की मोहब्बत और नेहरू का इसरार, इस पर इंदिरा का मुसलमान शौहर फिरोज़ खान से फिरोज़ गांधी बन गया। आज़ादी हिंद के बाद भारतीय हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए शादी दूसरी बार हिंदू रस्म व रवाज के मुताबिक एक मंदिर में करवाई गई। पूजा पाठ, फेरे शेरे सब कुछ हुआ और राजीव गांधी की पैदाइश के कुछ अरसे बाद इंदिरा और खावन फिरोज़ गांधी के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए तो दोनों मुकम्मल तौर पर अलग अलग रहना शुरू हो गए और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी के दरमियान किसी तरह का भी कोई मेल मिलाप नहीं था, लेकिन बाकायदा तलाक भी नहीं हुई। और फिर ये मुआवजा हुआ कि इस अलहदगी के दौरान इंदिरा गांधी प्रेग्नेंट हो गई और संजय गांधी पैदा हुआ। कहा जाता है कि संजय गांधी इंदिरा के शौहर फिरोज़ गांधी का ही बेटा नहीं था, बल्कि वो इंदिरा के एक और अफेयर में शरीक यूनुस खान से ताल्लुकात का नतीजा था, जो इंदिरा गांधी का बेहद मंसूर नज़र और करीब तरीन दोस्त था, राइट हैंड था। बाद में यह बात भी सामने आ गई कि इंदिरा इस खूबरू पठान मुसलमान के साथ मुबैना मुआशरा ही शौहर फिरोज़ खान से अलहदगी का सबब था। यूनुस खान की औलाद संजय गांधी की हादसाती मौत भी बड़े पुरस्कार अंदाज में एक जहाज़ क्रैश में वाक़ हुई। जब संजय हवाई जहाज़ के हादसे में मरे तो इनकी चिता पे सबसे ज़्यादा दुखी और थाड़े मार कर रोने वाला इसका असली बाप यूनुस खान ही था। यूनुस खान ने खुद ये इंकशाफ किया कि इस्लामी रिवाज के मुताबिक संजय को सर्कमसाइज भी कराया गया। संजय इंदिरा का इंतहाई लाडला बेटा था
लेकिन संजय को अपनी असली वालिद यानी यूनुस खान का इल्म था और वो माँ को अपने असल बाप के हवाले से अक्सर ब्लैकमेल भी करता था। इंदिरा इसकी तरबियत मुस्तकिल के वज़ीर आज़म के तौर पर कर रही थी, लेकिन फिर बेटे की ब्लैकमेलिंग और राज फाश होने के डर से उसे मरवाने वाली भी कहा जाता था। अब ये तो अजाब सबाब गर्दन रावी, कहने वाले कहते हैं कि खुद इंदिरा ने मरवाया। इन शकूक को तकवीत इंदिरा की तरफ से संजय गांधी की मौत की तहकीकात को रुकवाने से मिलती है। भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी की पर्दापोशी की कोशिश की, लेकिन जब इसमें नाकामी हुई तो उन्होंने अपने काबिल एतमाद मुलाजिम प्रेम नारायण को इंदिरा का ज़ाती मुहाफ़िज़ बना दिया ताकि वो इसकी हिफाजत के साथ साथ इसको हर काम से रोक भी सके। प्रेम नारायण 10 साल से नेहरू ख़ानदान का नमक खार था और इसने ग्रेजुएशन कर रखी थी और प्रेम नारायण इंदिरा गांधी के मर्दों से ताल्लुकात की सारी सरगर्मियों से आगाह भी था और अपने कैमरे से उसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता था। नेहरू ख़ानदान से ताल्लुकात बिगड़ने के बाद प्रेम नारायण ने इंदिरा गांधी की खुफिया जिनसी ज़िंदगी पे एक किताब जब इंदिरा जवान थी और उसमें उन तमाम किस्सों को उसने कलमबंद कर दिया और इसी जुर्म में वो जेल के अंदर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के गुमनामी की मौत मर गया। पंडित नेहरू ने इस किताब की कॉपी तो जला दी, लेकिन इसमें से फिर भी चंद कॉपीज बच गई थी। प्रेम नारायण का दावा था कि इंदिरा गांधी जिनसी तौर पे एक आवारा औरत थी और खूबसूरत मर्दों से ताल्लुकात रखती थी, खास तौर पे मुसलमान नौजवान उसके हल्के में हर वक्त मौजूद रहते थे। वो बैक वक्त में कई मर्दों से ताल्लुकात निभाती थी, जबकि तन्हाई मुयसर ना होने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात से गुरेज नहीं करती थी। प्रेम नारायण ने पंडित नेहरू की नवंबर 1940 में होने वाली सालगिरह का किस्सा लिखते हुए बताया कि सालगिरह की रात उसे महात्मा गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास ने इंदिरा के लिए एक रुका और 100 रुपया दिया। प्रेम नारायण ने वो रुका लेके अंदर इंदिरा नेहरू को ढूंढता हुआ जब दूसरी मंजिल में पहुंचा तो इंदिरा एक मुसलमान ताजर राजा इफ्तिखार अली खान की कमर में हाथ डाले मगरबी मौसीकी की लय पर कमरे में रक्स में मसरूफ़ थे। दोनों बेतकल्लुफ़ हद तक एक दूसरे के करीब थे और बोसो किनार में भी मसरूफ़ थे। खुशवंत सिंह ने इंदिरा की जहनी कैफियत के बारे में इस हद तक भी अपने सवाने हयात में लिखा कि जब इंदिरा परेशान या डिप्रेशन में होती थी तो उन्हें फ़ोन करके फरमाइश करती थी कि मुझे पंजाबी के वल्गर लतीफ़े सुनाएं, और अगर वो किसी लतीफ़े को सेंसर करने की कोशिश करते कहती थी कि मज़ा नहीं आया। लतीफ़ों के अलावा पंजाबी की फोहश गालियाँ भी सुनाने को कहती थी। इंदिरा गांधी के 10 शनासों पर गैर मामूली यानी उनको इंदिरा गांधी को अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट पर और पामिस्ट पर बड़ा गैर मामूली यकीन था और धरेंद्र ब्रह्मचारी नामी एक योगी और आमिल ने इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में गैर मामूली शोहरत भी हासिल की। इंदिरा गांधी ने 1975 में जब इमरजेंसी का नफाज किया तो ब्रह्मचारी का सियासी मामलात में अमल दखल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाज़ लोग उसे इंडिया का रास्पुटिन भी कहते थे और इल्ज़ाम लगाते थे कि इसके इंदिरा गांधी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इंदिरा गांधी उस पर हद तक यकीन करती थी और इसने इंदिरा गांधी के साथ अपने ताल्लुकात का फ़ायदा उठा के बेशबहा दौलत भी इकट्ठी की और सफ़र के लिए एक छोटा जहाज़ भी खरीद लिया। अब भारत में जब इमरजेंसी के मामलात का जायज़ा लेने के लिए शाह कमीशन कायम किया गया तो उसमें कहा गया कि ब्रह्मचारी असला की खरीदारी, कातलों को किराए पर लेने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलात में मुलव्वस है और इसका मतलब कहा जाता है कि वो अक्सर इंदिरा गांधी को खौफजदा रखता था। एक दफ़ा इंदिरा ने खुद कहा कि मुझे खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि मुझे तबाह बर्बाद करने के लिए काला जादू करवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी का ख़ानदान जानता था कि ये रिपोर्ट्स से कोई खुफिया अदारा नहीं बल्कि धर्मेंद्र ब्रह्मचारी दे रहा है और ये गुरु जो है इंदिरा गांधी को खौफजदा कर रहा है। इंदिरा का ये हाल था, इसे आंखें बंद करते ही एक बूढ़ी औरत नजर आती थी और बकौल उसके वो उसके नुकसान पहुँचाना चाहती है। इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर हमला करने का हुक्म देने से पहले ये ब्रह्मचारी से कई घंटे मशवरा किया, मगर ये फैसला ही उसकी मौत का सबब बन गया। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम उम्र के इस हिस्से में भी इंदिरा गांधी अपनी जिनसी रविश को ना छोड़ सकी और इसकी मौत की कहीं ना कहीं एक वजह इसकी तीसरी कौम से यानी नौजवान सिख बॉडीगार्ड से ज़ाती ताल्लुकात भी थे। इंदिरा गांधी के कातिल बेन सिंह और कोरा सिंह के साथी और तीसरे कातिल सतवंत सिंह जिसने इंदिरा पर सबसे ज़्यादा गोलियां चलाई, वो इंदिरा का इंतहाई नज़दीकी और पसंदीदा बॉडीगार्ड था। उसने कुल 30 गोलियां इस पर फायर की। कभी आपने सोचा है कि ये कितनी बड़ी मिस्ट्री है? मैं आपको एक मिस्ट्री का बताता हूँ। आज के बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि बस एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ आनन फानन गायब हो सकता था।
बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिकन शहर मायामी और बर्मुडा आइलैंड और पोर्टो रिको के दरमियान एक तिकोनी ट्रायंगल की शक्ल में समुद्री इलाका है, उसको कहते हैं। इस महदूद इलाके में इतने जहाज़ गायब हो चुके हैं कि जो इत्तेफाक का नतीजा तो हो नहीं सकता, बल्कि उसकी तारीख कोलंबस तक जाती है, जब वो पहली बार बहामास के इलाके में पहुंचा था। अब यहाँ कंपस ने काम करना छोड़ देते हैं और जो समुद्री जहाज़ उस इलाके में जाता है गर्क हो जाता है। जो हवाई जहाज़ उसके ऊपर से गुजरता है गिर कर तबाह हो जाता है। जहाज़ के सिस्टम जो है काम करना छोड़ देते हैं। कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। ना इसका मलबा मिलता है, ना कोई शख्स बचकर कभी वापस आया। लेकिन सन 1800 ईस्वी में अमेरिकन बैरिया का जहाज़ USS पिकरिंग जो है बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया और जहाज़ और उस पर सवार अमले के 90 अफराद ऐसे गायब हुए जैसे वो थे ही नहीं। काफ़ी कोशिश के बावजूद उनका खोज नहीं लगाया जा सका, ना ही दोबारा कभी मिल सका। 1816 में अमेरिकन बैरिया का जहाज़ USS वास्प अमले के 160 अफराद के हमरा बर्मुडा ट्रायंगल में गुम हो गया, दोबारा नहीं मिला। 1826 में एक बैरी जहाज़ 16 अफराद के साथ और फिर सन 1918 में एक और जहाज़ 309 मुसाफिरों के हमरा गुम हो गया। 1800 से 2015 तक कुल 10 जहाज़ बर्मुडा ट्रायंगल में गर्क हो गए। 5 जहाज़ों पर मुश्तमिल अमेरिकन फ़िज़ाई स्क्वाड्रन भी यहाँ गुम हो गया, जो कि 1945 में बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर प्रवास कर रहे थे। यही नहीं बल्कि उनकी तलाश में जाने वाले हवाई जहाज़ फ्लाइट 19 और इसके अमले का भी सुराग नहीं मिला। और इस वाक़े के बाद दुनिया की तवज्जो उस जानिब हुई और फिर दर्जनों किताबों, आर्टिकल्स, खबरें, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्में उस पर बन गई। और फिर हर किताब, फिल्म, खबर और रिसर्च पढ़ने वाले के बाद सवाल जहन में आता है कि क्या ये सब कुछ किसी गैर मुराई मखलूक की कारस्तानियाँ हैं? क्या कोई आसमानी ताकत जो है वो इस खित्ते में जाने से रोकती है? बताने वाले और लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा। कोई इसको दज्जाल की कैद की जगह बताता है, कुछ का मानना है कि दरअसल दज्जाल की आँख है जहाँ जो गया वापस ही नहीं आया। कुछ कहते हैं यहाँ खलाई मखलूक का गढ़ है जो लोगों को अगवा कर लेती है, फिर उन पर तजुर्बात होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कुछ मानते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं और इतनी ताकतवर है कि उनके शिकंजे से करीब आने वाली किसी धाती शय का बच निकलना मुश्किल है। बाज़ का दावा है कि यहाँ चौथी, फोर्थ डायमेंशन मौजूद है, इसलिए यहाँ जो भी पहुँचता है कायनात की हदें फलांग कर पहुँचता है। जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ कोई मिनी ब्लैक होल मुंह खोले तैयार बैठा है जो हर शय हड़प कर जाता है। और जाहिर है ब्लैक होल से आज तक तो कोई पलट के आया नहीं। पर साइंटिस्ट का ये भी ख्याल है कि इस इलाके में समुद्र के नीचे मीथेन गैस और फास्फोरस के ज़खायर हैं और जब उन ज़खायर से गैसों का अखराज होता है तो वो बुलबुले की शक्ल में पानी में निकलती है। अगर वो बुलबुला पानी में ही फट जाए तो पानी की कसाफत फ़ौरन ही कम हो जाती है और करीब मौजूद तैरती हर चीज़ फ़ौरन ही डूब जाती है। इस तरह के बुलबुले हवा में जाके फटे तो हवा की कसाफत कम होने की सूरत में हवाई जहाज़ फ़ौरन ही गिर जाता है। दोनों ही सूरतों में हमले को मौका ही नहीं मिल पाता कि किसी को बता सके क्या हो रहा है। और दूसरी बड़ी वजह इस इलाके में मुतवातिर आने वाली समुद्री तूफ़ान भी थे। बरतानिया के साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट का तो ख्याल है कि समुद्री तकोन का राज वहाँ की 100 फुट बुलंद तरीन लहरों में छुपा हुआ है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ़्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले 6 डायमेंशनल बादल मुमकिन तौर पे बहरी जहाज़ और तैयारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं और ये बादल 65 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा कर देते हैं जो हवाई हम बम की तरह काम करते हैं और बहरी जहाज़ों को गर्क और तैयारों को गिरा देते हैं। अब साइंटिस्ट ने नासा की सैटेलाइट इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डेटा इकट्ठा किया और 6 डायमेंशनल बादलों को दरियाफ़्त किया जो कि 32 और 38 किलोमीटर रकबे पे फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का तो कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं। और दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान ने तो ये दावा किया कि समुद्री खित्ते में मुतादिद बहरी जहाज़ और तैयारों के बगैर किसी सुराख के गायब होने के पीछे खलाई मखलूक या एटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्रिस्टल्स का हाथ नहीं है। और इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियाँ अनहोनी नहीं बल्कि ख़राब मौसम का नतीजा होते हैं। और अगर औसत के अतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ गायब उतनी तादाद में गायब होते हैं। इनके बकौल जब आप वहाँ गायब होने वाले जहाज़ों की तादाद पर गौर करें तो ये नतीजा निकालेंगे कि दीगर समुद्री खित्तों के मुकाबले में इसमें कुछ ज़्यादा गैर मामूली नहीं है। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट रिसर्च ने अभी तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं दिया कि अगर बादल या लहर जहाज़ों के तैयारों की तबाही का बायस बनते हैं तो इनका मलबा जाता कहाँ है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं। उनका मलबा कभी नहीं मिल पाता, जैसे वो दुनिया में कोई वजूद ही नहीं रखते थे। आज तक जितने भी वाक़यात हुए सबका कोई सुराग नहीं लगा कि वो हुए क्यों।
या बहरी या हवाई जहाज़ और सवार लोग या इस जहाज़ में मौजूद चीज़ें चली कहाँ गई। वैसे आजकल के मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल दौर में ये हज़म करना को ज़रा मुश्किल है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ इंसानी अकल हाथ जोड़े खड़ी है और सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी और सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये साइंस पूरी उसके आगे घुटने टेके हुई है। इसी तरह बर्मुडा ट्रायंगल के असरार का जादू आज भी सर चढ़ के बोल रहा है और इसके बहुत से राज ऐसे हैं जिनके बारे में इंसान नहीं जान सका। लेकिन एक बात है कि वहाँ पे यानी एज अ पायलट मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग जो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो जब भी कोई जहाज़ या बहरी जहाज़ जाता है तो एक तो उसका रेडियोस वगैरह काम करना छोड़ देते हैं और वो उनको हैम्पर करता है, और दूसरा ये कि उनका कंपास जो है डिसोरिएंटेट हो जाता है, तो वो घूमते रहते हैं। मसलन अगर आपने नॉर्थ जाना है तो नॉर्थ कभी इधर है तो सडनली इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, तो वो जहाज़ घूमते रहते हैं। इसी तरह हवाई जहाज़ और जब फ्यूल ख़त्म होता है तो वो गर्क हो जाते हैं। लेकिन बहरी जहाज़ फ्लोट क्यों नहीं करते रहते फ्यूल ख़त्म होने के बाद, इसका तो आज भी नहीं पता चला। देखते रहेंगे, इस पे और भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको शेयर कीजिएगा वीडियो को, वैसे भी कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।